नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया मासूम बनने की एक्टिंग करके कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही विशाल की मां कपूर खानदान के लोगों को ह्यूमिलेट करती है। तभी विशाल की बहन दिव्या जानवी को देखते हुए गुस्सेल आवाज में बोली, मॉम आपको नहीं लगता कि इन सभी साजिश की मास्टरमाइंड यह लड़की है जिसने धोखे से मेरे भाई से सगाई कर ली है। आपको याद होगा कि यह जब अपनी बहन की सगाई की खरीदारी कर रही थी तब वह हर चीज को उस तरह से पसंद कर रही थी जैसे वह उसकी खुद की सगाई हो। और आपको यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि उसने जो भी कपड़े लिए वह अपने ही पसंद के और अपने ही बॉडी मेजरमेंट के लिए थे, और हमें भनक तक नहीं लगने दी कि उसने अपनी ही सगाई के गहने और कपड़े लिए। वही उसकी बात सुनकर विशाल की मां को भी कुछ एहसास होता है, तो वह जानवी की ओर ऊपर से नीचे तक देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, तुम कह तो सही रही थी। फिर वह कपूर खानदान की ओर देखकर बोली, इसका मतलब आप लोगों ने पहले से ही यह साजिश करके रखी थी। आपका इरादा कभी अनाया और विशाल की सगाई का था ही नहीं। आप हमेशा से ही अपने सड़क से उठाई हुई बेटी और विशाल की ही सगाई करवाना चाहती थी। यह सुनकर रवीना कपूर से रहा नहीं गया, तो वह थोड़ी परेशान और गुस्सैल आवाज में बोली, आप कहना क्या चाहती हो कि मेरी बेटी सड़क से उठाई हुई है? वो मेरा खून है। यह सुनकर विशाल की मां थोड़े गंभीर आवाज में बोली, तो यह कुछ गलत भी नहीं है। यह कोई कपूर खानदान की असली बेटी नहीं है। इस खानदान की असली वारिस अनाया थी। आप बस अपनी यह गोद ली हुई बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, इसीलिए अपने बचपन से ही अनाया को यहाँ से बाहर भेज दिया और वापस लाने के बारे में कभी नहीं सोचा। और जब वह वापस आए और हमने सगाई की बात की तो आपने यह साजिश रची और सबके सामने उसे बड़ा दिखाने की कोशिश की। विशाल, जो अब तक गुस्से से पागल हो चुका था, वह नफरत से सबकी ओर देखकर बोला, क्या यह सच है कि यह सब कुछ अपने जानबूझकर किया है? वही जानवी जो अब तक डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि विशाल तो उसका साथ देगा। आखिरकार वह उसे पसंद करता था, वह उसे प्यार करता था। इसीलिए विशाल का यह अंदाज देखकर जानवी रोते हुए विशाल से बोली, विशाल तुम गलत समझ रहे हो। मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। जब तुम्हारे मॉम डैड सगाई की बात करने के लिए आए थे तब अनाया किसी बिजनेस के काम से बाहर गई थी और मॉम डैड को लगा कि अनाया सगाई के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आखिर यह उसकी मां की इच्छा थी, तो उन्होंने भी सगाई के लिए हाँ कर दी। लेकिन सगाई के दिन तक भी वह वापस नहीं आई, इसीलिए मजबूरी में मुझे तुमसे सगाई करनी पड़ी। यह सुनकर दिव्या ठहाका मारकर हंसते हुए कड़वाहट से बोली, नौटंकी करना बंद करो। तुम्हारी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा। फिर वह वहां से खड़े होते हुए अपने मॉम डैड को देखकर गंभीर आवाज में बोली, मॉम डैड, अगर आपने अभी भी इस घटिया लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके साथ साथ वहां से चली गई। वही विशाल भी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं मानता। इस सगाई को तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। सुरेश मेहता भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर कपूर, आपने यह ठीक नहीं किया। आपने हमें धोखा दिया है। आपको क्या लगता है मेहता खानदान इतना इजी टारगेट है कि आप उसे बेवकूफ बना सकते हैं? आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वह भी जाने लगे। उसके पीछे पीछे कावेरी मेहता भी जाने लगी, तो जानवी डरते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज आंटी, आप मुझे समझे। आप तो मुझे पहले से पसंद करती है। आप जानती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कावेरी मेहता उसे धक्का देती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो बाहर चली जाती हैं और उसकी महंगी ड्रेस भी फट जाती है। इस वक्त वह किसी बेचारी छोड़ी हुई औरत से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। तभी जाते हुए कावेरी मेहता उसे उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे आंटी कहा तो तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम लोगों को उसकी कीमत तो चुकानी होगी। इतनी बड़ी साजिश करके आप लोग बच नहीं सकते। इतना बोलकर वह भी वहां से चली गई। तभी जमीन पर बैठी हुई जानवी, जो अब तक रो रही थी, वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अनाया अनाया अनाया, तुमने मेरे इतने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हर जगह बस तुम्हारा ही नाम है। हर कोई बस तुम्हें ही पाना चाहता है, क्योंकि यह जायदाद तुम्हारी है। तुम कपूर खानदान की असली बेटी हो। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। इतना बोलकर वह हॉल में तोड़फोड़ मचाने लगी।
उसने कई सारी चीज तोड़ दी। उसके साथ साथ रवीना कपूर भी गुस्से से पागल हो रही थी। उससे ज्यादा तो गुस्से और परेशानी में राजेश कपूर था। वह जानवी को इस तरह से तोड़फोड़ करता देख गुस्से में चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ। तो रवीना उसे रोकते हुए बोली, हम क्यों चुप रहें? जो कुछ भी हुआ वह 2 कौड़ी की लड़की के वापस आने की वजह से हुआ है। आप एक लड़की को नहीं संभाल सके। तभी राजेश कपूर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए उसे जमीन पर गिरा देते हैं। यह थप्पड़ इतनी जोर का था कि रवीना की गालों पर 5 उंगलियों के छाप पड़ गए थे। अपने पति को पहली बार अपने ऊपर हाथ उठाता देख रवीना तो सदमे में जा चुकी थी। राजेश कपूर दहाड़ते हुए बोले, तुम दोनों घटिया माँ बेटे की चालबाजिया की वजह से मैं सब कुछ खो दूंगा। यह घटिया आइडिया तुम दोनों का ही था ना? तुम ही चाहती थी कि हम अनाया की जगह पर जानवी की सगाई कर देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा और सबके सामने यह बता दे कि अनाया भाग गई है और सब लोग यकीन भी कर लेंगे। फिर रवीना को घूरते हुए आगे बोला, बेवकूफ औरत, अगर तुमने यह सब कुछ नहीं किया होता तो आज इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आई होती। अब हमारा कोलैबोरेशन मेहता खानदान से भी टूट जाएगा और शेयर होल्डर भी मुझसे नाराज है। अब तो मुझे इस बात का डर है कि मैं कंपनी का सीईओ बना रहूंगा या फिर नहीं। यह सब कुछ तुम दोनों माँ बेटी की साजिश की वजह से हुआ। तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि अपने लालच को काबू में रखो, लेकिन तुम लोग हो कि खुद के गुस्से को काबू ही नहीं रख पा रहे हो। क्या राजेश कपूर अपनी पोजीशन को बचा पाएगा और क्या आगे चलकर अनाया इन सब का बदला लेगी? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि राजेश कपूर अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है और उन दोनों माँ बेटी को सुनता है और उनकी बातें सुनकर रवीना कपूर तो सदमे में जा चुकी थी। वो डरी हुई आवाज में बोली, यह आप क्या कह रही है? और आपने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया। राजेश कपूर उसे उंगली दिखाते हुए बोले, अगर यह सब कुछ ठीक नहीं होगा और अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेहता खानदान को मनाया नहीं तो मैं तुम दोनों को जहन्नुम की शेर करवा दूंगा। बहुत मुश्किल से यह सब कुछ मुझे हासिल हुआ है और मैं तुम दोनों की बेवकूफ की वजह से कुछ खो नहीं सकता। अब जाओ जाकर यह सोचो कि कैसे मेहता खानदान को मनाओगे। और अब तो वह अनाया भी उनका साथ नहीं देगी। तुम दोनों की साजिश की वजह से मेरी बच्ची कूची इज्जत भी हम उनकी नजरों में खो चुके हैं और अब तो वह हमें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट महत्व नहीं देगी। सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है और ठीक भी तुम दोनों ही करेंगे। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। वही उनकी बात सुनकर जानवी और पागल हो गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, वह जिंदा ही क्यों बच गई? मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसकी वजह से ही यह सब कुछ हुआ। अगर वह नहीं होती तो आज डैड यह सब कुछ नहीं कहते। आज विशाल मुझसे दूर नहीं जाता और मेहता खानदान मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं करता और पूरी हाई सोसाइटी में मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। मैं उसे मार डालूंगी। यह सब कुछ मेरा है। विशाल मेरा है। यह प्रॉपर्टी मेरी है। उसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सब कुछ मेरा ही है। वह किसी साइको की तरह अपने बाल खींचते हुए सब कुछ बोल रही थी और रवीना अपनी बेटी को आप खोता देख उसे शांत करवा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कमरे में बैठी हुई 2 जोड़ी आंखें उसे देखकर मजे ले रही थी। यह कोई और नहीं अनाया थी, जो अपने कमरे में जाकर कपूर मेंशन की खुफिया सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। उसे यह सब कुछ देखकर मजा आ रहा था। आखिरकार यह उसका ही तो प्लान था। उसने ही इन सब की प्लानिंग की थी। अनाया ने सबसे पहले उन लोगों को आसमान की ऊंचाइयों तक छूने दिया, उनकी साजिश को अंत तक कामयाब होने दिया। उसके बाद उन लोगों को मुंह के बल जमीन पर पटक दिया, जैसे उनकी औकात उसके पैरों के नीचे ही हो। वह गौर से सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और एक केवल मुस्कान दे रही थी। उसके पास खड़ी सावित्री देवी भी आज दिल से खुश थी। आज कोई ऐसा था जो उसके मैडम का बदला ले रहा था। वह मुस्कुराते हुए अनाया के सिर पर हाथ फिराकर बोले, बिटिया ऐसे ही रहना। तुम्हें इसका जवाब पत्थर से देना होगा। उनके हर बार को ऐसे ही खाली जाने देना। इतना बोलकर वह प्यार से उसे देखने लगती है। अनाया को हर पल ऐसा ही लगता था कि सावित्री देवी उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वह जानती थी कि जो कुछ भी छुपा रही है वह उसकी भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि वह पर अपनी माँ की तरह उन पर विश्वास करती थी। इसीलिए वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं सावित्री माँ, आप बस देखते जाए कैसे इनके उल्टे दिन शुरू होते हैं। फिर मन ही मन बोली, इन लोगों ने पिछली जिंदगी में मुझे ना तो जीने दिया था ना तो मरने दिया था। हर पल तिल तिल कर मारते थे।
इस जिंदगी में मेरी अनाया की थी। वैसे भी कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है, और भगवान ने यह मौका मुझे दिया है, तो मैं अपना बदला पूरी शिद्दत से लूंगी। यह कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, और वह गौर से बस अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रही थी, जहां पर अब बस वह माँ बेटी ही बची थी, जो पागलों की तरह हरकत कर रही थी। जहां जानवी भी अपना आपा खो चुकी थी, तो रवीना उसे संभाल रही थी और अनाया को गालियां दे रही थी, और जानवी भी अनाया को मारने की बातें कर रही थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर सावित्री देवी थोड़ा डरते हुए बोली, बेटा अब तुम सावधान रहना। यह घटिया औरतें हैं, उनके लिए कोई ईमान नहीं है। वह अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनाया सावित्री माँ को आश्वासन देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, सावित्री माँ यह कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ सोचते हुए उन्हें अपने पास बिठाकर गंभीर आवाज में बोली, सावित्री माँ क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? तो सावित्री देवी उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, हाँ बेटा पूछो, तुम तो हमारी अनाया बिटिया हो, तुमसे क्या छुपाना। तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्या आप मॉम की फैमिली के बारे में कुछ जानती है? यह सुनकर सावित्री देवी कंफ्यूज होकर बोली, नहीं बेटा, इस बारे में तो कभी नहीं सुना। हालांकि मैं सब अपनी परिवार को खोज रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह उन्हें खोज पाए है या नहीं, क्योंकि उनसे पहले ही वह हम सबको छोड़कर चली गई। यह कहते हुए उनकी आंखें नम थी, और उन्होंने अपनी मुठिया कस ली थी, जैसे कहना चाहती हो छोड़ नहीं गई थी, किसी ने उन्हें मार दिया था। वही सावित्री देवी का रिएक्शन देखकर अनाया भला कैसे नहीं समझती, वह तो बड़े से बड़े क्रिमिनल का दिमाग भी पढ़ सकती है। तो फिर तो यह उसकी दाई माँ थी। वह उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए सावित्री माँ, जिसने भी मोम को मारा है, मैं उसे जीते जी नर्क के दर्शन करवाऊंगी। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें बड़ी हो गई। वह नम आवाज में बोली, क्या बेटी आपको सब कुछ पता है? अनाया गहरी सांस लेकर बोली, सब कुछ तो नहीं, बस थोड़ा बहुत पता है। जितना पता है उसने यही साबित होता है कि मॉम का मर्डर हुआ था। यह सुनकर सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी, और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं उन्हें बचा नहीं पाई, मैं हमारी मैडम को बचा नहीं पाई। यह सब कुछ उस शातिर औरत रवीना की वजह से हुआ है। अगर वह मैडम जिंदगी में नहीं आती तो उन्हें कुछ नहीं होता। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। यह सुनकर अनाया उन्हें शांत करते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हो सावित्री माँ? तो सावित्री देवी गहरी सांस लेकर बोली, बेटा मैंने मैडम के हमें छोड़कर जाने के बाद एक बार उसे घटिया औरत की बात सुनी थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि जैसा आपने कहा वैसा मैंने कर दिया, और गीता कपूर को रास्ते से हटा दिया। हालांकि मैं उसकी पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने यह सब कुछ जरूर सुना था कि इसकी प्लानिंग आपको भी मारने की थी, इसीलिए मैंने इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। यह सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, क्या सावित्री माँ आगे क्या? तो सावित्री माँ थोड़ी परेशान होकर बोली, मैंने आपको एलर्जी पिल्स दिए थे, जिसकी वजह से आपको एलर्जी होना शुरू हो जाए और वह आपको बीमार समझकर आपको छोड़ दे। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। हालांकि सालों पहले यहाँ से बाहर जाने के लिए और एक कामयाब औरत बनने के लिए उसने खुद भी कुछ दवाएं ली थी और खुद को बीमार दिखाया था। तब उसे पता चला था कि कोई उसे गलत दवाएं दे रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह शायद उसे रवीना कपूर की हरकत होगी, लेकिन वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सारी हरकत सावित्री माँ की होगी। लेकिन उनके इरादे ठीक थे, वह उसका बुरा नहीं चाहती थी, इसलिए वह खामोश रही। क्या अनाया सावित्री देवी से लेगी उस चीज का बदला, और क्या जानवी करेगी अनाया को मारने को कोशिश? अनाया के करे में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि सावित्री देवी अनाया को बताकर देती है कि उसने उसे सालों पहले गलत दवाएं दी थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है। हालांकि सालों पहले यहाँ से बाहर जाने के लिए और एक कामयाब औरत बनने के लिए उसने खुद भी कुछ दवाएं लेकर खुद को बीमार दिखाया था। तब उसे पता चला था कि कोई उसे गलत दवाएं दे रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह शायद उसे रवीना कपूर की हरकत होगी। लेकिन वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सारी हरकत सावित्री माँ की होगी। लेकिन उनके इरादे गलत नहीं थे, वह उसका बुरा नहीं चाहती थी, वो बस रवीना कपूर से अनाया की जान बचाना चाहती थी। सावित्री देवी इतनी कैपेबल, सक्षम नहीं थी कि वह इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा ले सके। उसको जो तरीका सही लगा उसने वही अपनाया। वह मुस्कुराते हुए सावित्री देवी से बोली, सावित्री में आप चिंता मत कीजिए,
आगे से आपको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो, आप मुझे सामने से बता सकती है। आप बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा है जो नहीं जानती, इसलिए आप मुझे जितना कमजोर समझते हैं, मैं उतनी कमजोर हूँ नहीं। इसीलिए शांत हो जाए। वहीं उसकी बात सुनकर सावित्री देवी शांत हो गई। उन्होंने अनाया की आंखों में एक आत्मविश्वास देखा था। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है बिटिया, जैसा तुम कहो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि उन लोगों से सावधान रहना और किसी पर भी यकीन मत करना। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि जिस तरफ तुम बढ़ रही हो वहां खतरा है, तो प्लीज पीछे हट जाना बेटा। मैं गीता मैडम को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम मैडम की आखिरी निशानी हो हमारे पास, और मैं तुम्हें संजोकर रखना चाहती हूँ। उनका इतना प्यार देखकर अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए सावित्री माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था पिछले जन्म में उस घटिया रवीना ने साजिश करके सावित्री माँ और उनके वफादार लोगों को काफी बुरी मौत दी थी। लेकिन इस जन्म में वह सब कुछ बदल चुका था। इस जन्म में दुश्मन की हालत खराब थी। तभी सावित्री देवी वहां से चली जाती है। तो अनाया अपनी वॉच एक्टिवेट करते हुए बोली, प्रेम जरा अपने बॉस को फोन तो लगाना। यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भी बार मेरी खबर भी नहीं ली। यह सुनकर रेम रोबोटिक आवाज में बोला, जी मास्टर अभी करता हूँ। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन की डिजिटल वॉच में फोन कनेक्ट कर देता है और उसके कंप्यूटर में जिस जगह हर्षवर्धन था वहां की सीसीटीवी शुरू कर देता है। हर्षवर्धन जो गंभीर होकर अपनी फाइल्स पढ़ रहा था, वह अपनी वॉच में फोन आता देख सामने खड़े सेक्रेटरी रजत से बोला, अब तुम जाओ, आगे की डिटेल बाद में दे देना। जैसे ही सेक्रेटरी रजत वहां से बाहर गया, उसने केबिन को लॉक किया और अपने वॉच से फोन को एक्टिवेट करते हुए बोला, कैसी हो जान, और क्या तुम्हारी प्लानिंग से सक्सेसफुल रही या कोई प्रॉब्लम आई? वहीं उनकी बात सुनकर अनाया मुंह बिगड़ने हुए बोली, तुम्हें क्या है, तुम तो अपनी ऑफिस में जाकर बैठ गए और सीरियस होकर काम करने लगे। तुमने एक भी बार मुझे कांटेक्ट संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की। जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए। अनाया का इस तरह से रूठना हर्षवर्धन को जोर से हंसने के लिए मजबूर कर गया। वह हंसते हुए बोला, बीवी तुम्हें पता है, तुम कभी कभी बच्ची बन जाती हो। कौन कहेगा, थोड़ी देर पहले मेरी इसी प्यारी सी बीवी ने पूरे कपूर खानदान को जमीन पर पटक दिया, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और शेयर होल्डर को बेवकूफ बना दिया। यह सुनकर अनाया आंखें छोटी करते हुए बोली, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे? हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, मैं अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को उन घटिया लोगों के बीच अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैंने तुमसे कहा था मैं वहां नहीं आऊंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी सेफ्टी भी नहीं देखूंगा। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा है। जिस दिन मुझे यह लगा कि तुमने खुद को मुसीबत में डाला है, उस दिन मेरे पिंजरे में कैद होने के लिए तैयार हो जाना बीवी। यह कहते हुए वो कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वह अनाया को अपने पास महसूस कर रहा हो। यह देखकर अनाया मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे इस तरह से फील करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाऊंगी मिस्टर हस्बैंड। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, इसका मतलब तुमने यहाँ की सीसीटीवी हैक की है? यह सुनकर अनाया कमरे में बैठे हुए ही अपनी नजर चुराने लगती है, जैसे हर्षवर्धन उसे देख रहा हो। हर्षवर्धन वापस गंभीर आवाज में बोला, बीवी, नजर चुराने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी कंपनी के आईडी डिपार्टमेंट को लगता है कि मेरी सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही वीक है, जो बार बार हैक हो रही है, जिसकी वजह से वह हर बार अपनी सिक्योरिटी मॉडिफाइड करते रहते हैं। यह सुनकर अनाया ठहाका मारकर हंसने लगी और मुस्कुराकर बोली, यह तो मिस्टर हस्बैंड आपके लिए अच्छा ही है। वह कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे और अपने काम में एफिशिएंट हो जाएंगे। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। मैंने आपकी मदद की है आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। यह सुनकर हर्षवर्धन नामे सिर हिलाता है, फिर गंभीर आवाज में अपनी वॉच की ओर देखकर बोला, रेम, हम दोनों को कंप्यूटर से लाइव कर दो। यह सुनकर उसकी वॉच से एक रोबोटिक आवाज आई, जी बॉस, अभी कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में जहां पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, वहां पर वीडियो कॉल शुरू हो गया। ऐसा होते ही हर्षवर्धन अपनी बीवी के चेहरे में खोते हुए बोला, वैसे बीवी, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? क्योंकि जितना मैंने कपूर खानदान को जाना है, वह लोग चुप नहीं रहेंगे। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हर्ष, मैं यह तो नहीं जानती कि वह क्या करेंगे,
लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं, हमसे कुछ छूट रहा है। यह सुनकर हर्षवर्धन बोला, मतलब क्या है बीवी? साफ साफ बताओ तुम किस कबेरे बात कर रही हो, और तुम्हें ऐसा शक क्यों है? क्या कुछ हुआ है? हर्षवर्धन और अनाया किस राज के बारे में बात कर राज है? अनाया और हर्षवर्धन की वीडियो कॉल। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया हर्षवर्धन को अपने शक के बारे में बताती है और हर्षवर्धन भी उसे शक की वजह पूछता है। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मैंने आज सावित्री माँ से बात की है। वह मेरी मॉम के बहुत ज्यादा करीब थी और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वह मेरी सेफ्टी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है। मैंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि मैं अब काफी पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी वह डरी हुई थी, जैसे वह मुझे दुनिया से छुपाना चाहती हो। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसी कोई बात है मुझे और मॉम से जुड़ी हुई जो सावित्री माँ जानती है, लेकिन मेरी सेफ्टी की वजह से डर रही है। यह सब कुछ सुनकर हर्षवर्धन परेशान होकर बोला, अभी भी अगर कोई ऐसी परेशानी है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन सब का किस्सा जल्द से जल्द खत्म करो और मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान ना रहूं। अनाया भी जानती थी कि अगर उसने अब इस बारे में ज्यादा बात की तो हर्षवर्धन अभी ही उसे यहाँ से ना ले जाए। तो वह बात बदलते हुए बोली, तुमने पता लगाया जिंदल खानदान के बारे में सच्चाई क्या है? यह सुन हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा शक सही था बीवी, उस बटलर में कुछ तो गड़बड़ है। मेरे लोग भी वह नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वह आया कहाँ से है। उसके पिछले रिकॉर्ड्स कहीं पर भी दर्ज नहीं है, जैसे वह अचानक ही कहीं से प्रकट हुआ हो। उसके जिंदल खानदान में आने से पहले का एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि जिंदल खानदान जैसा रिप्यूट परिवार इस गुमनाम इंसान को अपने घर में रखा ही क्यों है? क्योंकि वह एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं, और वहां का नौकर तो क्या, कुत्ते का भी अपना बैकग्राउंड होता है, क्योंकि वह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतनी लापरवाही से उस बटलर को वहां रख लिया। मुझे तो अभी दाल में कुछ काला लग रहा है। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लग रहा है कि अब हमें आमने सामने की मुलाकात की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन बिल में छुपकर ही वार कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ उन्हें बिल से बाहर निकाला जाए। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम खुद को चारा नहीं बनाओगी। यह सुन अनाया गहरी सांस लेकर बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हें बस दुश्मन तक यह बात पहुंचवानी है कि मैं जिंदल ब्रदर से मिलने जा रही हूँ। जहां तक मुझे पता है, इस खबर के बाहर आते ही वह दुश्मन जो भी है वह तिलमिला जाएगा, क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है और जितना मैंने इस बारे में स्टडी किया है, इन सब के पीछे जिंदल खानदान की उस बेटी का हाथ है जिसको जिंदल खानदान ने अपनाया था। हालांकि वह काफी मिस्टीरियस है, उसके बारे में हम ज्यादा पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं उन्हें ही बिल से बाहर ले आऊं। यह अब आमने सामने का मामला होगा, कुछ ज्यादा ही टक्कर का होगा। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, लेकिन अभी तुम ऐसा करोगी तो जिंदल खानदान की बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चल जाएगा। तो अनाया हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी मीटिंग भले ही आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल से होगी, लेकिन उनको यही बताया जाएगा कि डॉक्टर अनाया उनसे मिलना चाहती है। सिर्फ दुश्मनों को ही इस बात के बारे में पता होगा कि अनाया कपूर उन लोगों से मिलने जा रही है। यह सुनकर हर्षवर्धन भी उसकी प्लानिंग समझ गया, लेकिन फिर भी वह थोड़ा परेशान था। अब भला बीवी के आगे किसी की चलती है, जो हमारे हैंडसम हस्बैंड हर्षवर्धन की चलेगी। वह भी अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं 1-2 दिन में इसका अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो अनाया गंभीर आवाज में बोली, इसका अरेंजमेंट जल्द से जल्द करना है, और कपूर इंडस्ट्री पर भी ध्यान रखना। मुझे लगता है राजेश कपूर चुप नहीं बैठने वाला, और इन दोनों जोकर माँ बेटी को तो मैं सबक सिखा दूंगी। इतना बोलकर वह एक फ्लाइंग किस देते हुए फोन काट देती है। विशाल मेहता के फार्म हाउस में विशाल मेहता गुस्से से आग बबूला होते हुए फार्म हाउस गया था। इस वक्त वह इतना गुस्से में था कि कोई गार्ड्स भी उसके नजदीक नहीं जा रहा था। वह जैसे ही वहां पहुंचा, थोड़ी ही देर में उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टल भी वहां पहुंच गई। वह विशाल को इस तरह गुस्से में पागल देख थोड़ी परेशान होकर बोली, क्या हुआ बॉस, आप इतने परेशान क्यों हो? यह सुन विशाल उसके बालों को गुस्से में करते हुए बोला, तुम्हारा काम है मेरी हर चीज के बारे में खबर रखता,
तो फिर तुम्हें इतनी बड़ी साजिश की खबर क्यों नहीं लगी? उसे जानवी ने मेरी इजाजत के बगैर इतनी बड़ी प्लानिंग की और मुझसे सगाई कर ली। यह सुनकर क्रिस्टल भी परेशान होकर बोली, बॉस कपूर खानदान ने इस न्यूज़ को बाहर ही नहीं आने दिया। मैं खुद इस चीज के बारे में पता करके आ रही हूँ। जानवी कपूर ही वह इंसान थी जिसने मिस अनाया को मारने के लिए किसी को कहा था, लेकिन वह लोग कामयाब नहीं रहे। लेकिन उसके बाद मिस अनाया के सारे रिकॉर्ड गायब है। वह कहाँ थी, उसे बारे में हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि हमें उनकी एक्सीडेंट की जगह पर मिलिट्री के लोगों की होने का शक। और अगर यह थ्योरी कहानी सही है तो मिस अनाया मिलिट्री अस्पताल में थी। यह बात भी सही है, लेकिन कपूर खानदान कुछ ज्यादा ही चालाक निकाला। उन्होंने पूरे हफ्ते इस तरह से नाटक किया कि अनाया मैडम घर पर ही है और हम इस बारे में पता नहीं लगा पाए। यह सुनकर विशाल और पागल हो गया। वह पास पड़ी टेबल पर लात मारते हुए बोला, कपूर खानदान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह गंभीर आवाज में बोला, कपूर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दो। उनको पता चला चाहिए कि विशाल मेहता को बेवकूफ बनाकर और उनके साथ धोखा करके वह चैन से नहीं जी पाएंगे। यह सुनकर क्रिस्टल भी हमें सिर हिला देती है। इतना बोलकर वह जाने ही वाली थी तो विशाल उसे बालों से पकड़ते हुए अपनी ओर करता है और दांत पीसकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? आज तुम मेरे गुस्से को शांत करने के लिए यहीं रहोगी। तुम्हारी भी गलती है कि तुमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो अब तुम मुझे शांत करोगी और सेटिस्फाई करोगी। इतना बोलकर वह एक झटके में उसकी ड्रेस फाड़ देता है। उसने यह सब कुछ इतनी बेदर्दी से किया था कि क्रिस्टल को असहज लगने लगा और उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वह लोग अभी हाल में ही थे और थोड़ी दूर गार्ड्स अभी भी खड़े थे। गार्ड्स भी अजीब नजरों से वहां खड़े बस क्रिस्टल की बॉडी को देख रहे थे। विशाल बिना किसी परेशानी को क्रिस्टल को उठाकर कमरे में ले जाने लगा। क्या विशाल लेगा कपूर खानदान से बदला और क्या अनाया खुद को बचा पाएगी विशाल से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।